Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. In this session, we primarily complete the common meter configuration. Okay, in the last session, we have reviewed the common emitter configuration and also the characteristics for the common emitter configuration. In chapter number 3, so we are moving towards that section. Okay, so this is the let me first show you the circuit. This is the circuit which we have reviewed. Okay, this is the common emitter configuration circuit that we have reviewed last time, along with the symbol of the transistor, mentioned terminals जो कि बेस कलेक्टर और emitter बेस ऑफ कलेक्टर्स हैं, और इसी तरीके से द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जी मुबशर, क्या हाल है? आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर। आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थोड़ा उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने ये कॉन्फ़िगरेशन जिसको कॉमन emitter कहते हैं, in which the emitter is common to input and output। जो आउटपुट है इसमें जो कॉमन है वो हमारे पास बोथ साइड्स में emitter टर्मिनल जो है वो कॉमन है। इसको हमने जाना था कि जो ग्राउंड है प्राइमरी वहां से हमें पता चलेगा, और इनपुट साइड जो है इस सर्किट की वो ये है इसकी, and similarly we have the output side, ये इसकी आउटपुट साइड है। Okay, so this is the input side and this is the output side, and similarly we have the output side। और हमने इसमें ये जाना था बिकॉज दिस इज ए NPN ट्रांजिस्टर, और अगर हम देखें इसके अंदर जो पोलैरिटी बन रही है, जो डायोड यहाँ पे जो डायोड लगी हुई है PN और N के साइड में, थोड़ी सी बना देता हूँ इसको। ओके, ये जो डायोड है यहाँ पे प्राइमरी जो है वो फॉरवर्ड बाइस रीजन क्रिएट करना होगा, और ये फॉरवर्ड बाइस रीजन जो है वो प्राइमरी यूजफुल होगा जब हम इनपुट साइड की बात कर रहे होंगे, और जब हम प्राइमरी आउटपुट की तरफ से देख रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो आउटपुट जब हम देख रहे होंगे तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम इसको पोलैरिटी देते हैं, और इस तरीके से माइनस। तो यहाँ जो हमारे पास जो करंट डेवलप होगी, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मेंशन कर लें प्लस माइनस VCE, जो एक कलेक्टर और मीटर के दरमियान में करंट है। जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन किया है
अभी हम रिव्यू कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, और उसके बाद जो है वो हम फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास की के नाम से बन रहा है ली और टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तंग कर रहा है। ओके बी so voltage across the terminal D and terminal E. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट आगे थोड़ा सा स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। जो है इस वक्त डायोड का सेक्शन कवर कर चुके हैं। ट्रांजिस्टर का सेक्शन हमने जो है वो लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया, और अब हम ट्रांजिस्टर को एक दफ़ा जो है वो रिव्यू कर रहे हैं जो लास्ट सेशन में हमने इस पर यूट्यूब पे तमाम जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। तीनों स्टूडेंट जो है वो उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और इस सेशन में बेटा आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आपने यू हैव टू रेज योर हैंड एंड देन आस्क योर क्वेश्चन। अब हम दोबारा इसी सर्किट पे आ जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनपुट साइड है यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो VBE है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो उसको कम ज़्यादा कर रहे हैं। और जो हमारे वर्टिकल एक्सिस है इस पे अगर आप देखें तो जो करंट है वो IB है, IB करंट। और चूंकि ये एक डायोड है, सिंपल डायोड बन रहा है, PN यानी सिंपल डायोड है और फॉरवर्ड बाइस रीजन में है, तो हम इसका जो कर्व ड्रा कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से। जब हम देखेंगे जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक किताब में दिए हुए हैं तो उसमें जो आउटपुट वोल्टेज है उसका इफेक्ट भी इस पे दिखाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें और अब हम जाएंगे आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी तरफ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो VCE है, और इसी तरीके से जो है वो करंट की अगर आप देखें तो करंट जो है वो IC है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आएंगे वो ये है कि करंट अचानक जो है वो वोल्टेज बढ़ाने से और फिर उसके बाद एक कांस्टेंट जो है वो करंट हो जाएगी। इसमें जो करंट कांस्टेंट होगी इसमें कुछ रीजन्स डेवलप होंगे, उन रीजन्स को हम आउटलाइन कर लेते हैं। तो कौन से रीजन होंगे, एक रीजन यहाँ बनेगा वर्टिकल एक्सिस के साथ जो कि कट ऑफ रीजन कहलाएगा। इसी तरीके से एक रीजन जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बनेगा जो कि हम देखेंगे कि सॉरी कट ऑफ रीजन नीचे होगा, ये सैचुरेशन रीजन होगा। तो एक सैचुरेशन रीजन होगा, एक कट ऑफ रीजन होगा, और एक जो लीनियर रीजन जिसको कहेंगे वो होगा। पास एक मैसेज भी है कि आवाज नहीं आ रही है। ओके बेटा, कुछ जगहों पे इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से आवाज में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग के बाद जब ये आपको अवेलेबल होगा तो फिर आप इसको अच्छे अंदाज में जो है वो विद वॉइस सुन सकेंगे। तो इस तरीके से ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब हम इन करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं जो किताब में बने हुए हैं और उनको थोड़ा सा समझ के और आज का फिर सेशन स्टार्ट करें। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं
जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है उसको, और इस वक्त हम चैप्टर 3 पे। ओके, ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। और इस करेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखें तो हमारे पास ये डायोड की कर्व है जो कि फॉरवर्ड बाइस है, और आप देख सकते हैं कि 0.7 वोल्ट जो है उसके ऊपर जो है वो हमें तकरीबन ये डायोड ऑन हो जाता है। अच्छा, इसमें जो नई चीज़ है जो हम देख रहे हैं वो ये कि जैसे जैसे वोल्टेज VCE जो है उसकी वैल्यू को कम करेंगे तो इसका जो झुकाव है वो यानी मजीद मजीद स्टीप होता चला जा रहा है, मजीद स्टीप होता चला जा रहा है। अगर कि ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन हम जो है वो इनको इतना ज्यादा फोकस जो है वो नहीं करते, क्योंकि फार्मूला से हम ये चीज मालूम कर लें। यहाँ कुछ चीजें अब आपको विजिबल होंगी। सैचुरेशन रीजन है, ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है, और इसी तरीके से कट ऑफ रीजन है। ये डायग्राम काफी कंप्रिहेंसिव है, और हम फोकस करेंगे उन चीजों पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं। ये आईपी करंट है 10 माइक्रो एम्पियर। अगर हम आईपी करंट जो है उसको फिक्स रखें तो फिर हमारे पास ये एक कर्व जो है ये हमें नमूदार होती है। इसमें अगर आप देखें तो जो कलेक्टर और इमिटर के अक्रॉस जो करंट जो वोल्टेज है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ज्यादा करते जा रहे हैं, लेकिन जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ये हमारा जो प्राइमरी एम है उसको हम थोड़ा सा इस वक्त रिव्यू करना चाहेंगे। हमारा प्राइमरी एम ये है कि वी हैव ए कंडक्टर, और जो कंडक्टर है उसमें से जब हम चार्ज का फ्लो करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का जब हम उसमें से पास ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम आमतौर पे करंट या जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी सूरत में मेजर करते हैं। सो वी हैव नो वे टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंसुलेटर की, और इंसुलेटर में भी द सेम थिंग इज इन द इंसुलेटर, दैट वी हैव नो कंट्रोल ऑन इंसुलेटर, सो दैट इसमें तो करंट का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। देन बाय यूजिंग दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसकी 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 मदद से हम इस मटेरियल का बिहेवियर कंडक्टर और इंसुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक जबरदस्त चीज है वो ये है कि हम इस बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड करंट्स, आप देखेंगे कि हम इसकी जो इसके अंदर जो है वो इस तरीके से बैरियर पैदा कर सकते हैं जो चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करे। यानी कहने का मकसद कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गुजरे, यानी जो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को अगर आप यहाँ लेके आए, थोड़ा सा इसकी एनोलॉजी समझ लें। इसकी एनोलॉजी ऐसी है जैसे एक डैम होता है, और एक ऐसी डैम के साथ एक नहर है जिसके ऊपर जो है वो हम अपनी मर्जी से पानी जो है वो छोड़ सकते हैं और पानी को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो हम चाहे तो पानी को जाने दें, चाहे तो पानी को रोकें, और अपनी मर्जी का पानी जितना हम चाहते हैं क्वांटिटी में उतनी तेजी से जाने दें। ये एक एनोलॉजी है जिसके तहत सेमीकंडक्टर डायोड और सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं वो काम करती हैं। और अब यहाँ पे इस कंसेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखें और किस तरीके से उसकी विजिबिलिटी है बाय यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कि हम उस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज को ज्यादा करते जा रहे हैं,
लेकिन जो करंट की वैल्यू उसके अंदर से जो करंट पास हो रही है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये करंट तकरीबन 1 मिली एम्पेयर जो है वो गुजर रही है। ये 1 मिली एम्पेयर करंट जो आईसी प्राइमरी करंट है, ये करंट जो गुजर रही है, इसको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है? यहाँ से किया जा रहा है, जो कि आईबी है। तो बेस करंट की मदद से हम जो है वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर से जो चार्ज का फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इस चार्ज के फ्लो को जो कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है प्राइमरी, वही इसका थीम है पूरे कोर्स का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स को जानते हैं और समझते हैं। ये काम ऑन एंड ऑफ स्विच की मदद से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारे पास एक सर्किट में बहुत सारे जो है वो बहुत थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे ऑन एंड ऑफ स्विच नहीं लगाए जा सकते, और दूसरी उनमें प्रॉब्लम यह है कि जो मैनुअल और मैकेनिकल स्विच हैं वो प्रोग्रामेबल नहीं होते, जबकि जो ये डिवाइसेस हैं ये प्रोग्रामेबल हैं। हम अपनी मर्जी का करंट जो है वो यूज करके इसमें एक डिजायर्ड वैल्यू करंट की फ्लो करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं आईबी की करंट जो है वो चेंज कर देता हूँ और 30 माइक्रो एम्पेयर कर देता हूँ, इस सूरत में अगर मैं देखूँ किसी एक पॉइंट पे, लेट से 10 वोल्ट्स पे, अगर मैं यहाँ पे जो है वो VCE के 10 वोल्ट्स पे देखूँ, तो यहाँ मुझे करंट की जो वैल्यू मिलेगी वो तकरीबन 3.5 मिली एम्पेयर मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर मिली एम्पेयर, तो इस तरीके से जो करंट की मदद से एक ऐसी डिवाइस है ट्रांजिस्टर जिसमें बीजेटी खासतौर पे, जिसमें करंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ जो है वो लास्ट क्लास में हमने नहीं पढ़ी थी, ये आज की क्लास में मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस आएंगी, जैसे एफईटीज हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। लेकिन ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, बीजेटी जिसको कहते हैं, इसमें करंट कंट्रोल है, करंट कंट्रोलिंग की वजह से ये डिवाइस फंक्शन करती है। बेटा यहाँ मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा, अगर आपके जेहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। मुबशर, आप बताइए, आपका कोई सवाल है? नो सर। इसके बाद हमारे पास अली मुर्तजा है। जी बेटा, आप बताइए। अली मुर्तजा हमारे पास है। जी अली मुर्तजा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? फरहान, आप बताइए। नहीं सर, अभी तो ये समझ रहा हूँ मैं इसको, मतलब जो अच्छा, आपकी क्लास के जो सीआर हैं वो मुबशर हैं, उन्होंने चूंकि काफ़ी क्लासेस अटेंड की हैं, तो वो जी जी सीआर भी हैं। आपने जी बात है पहले उनसे पूछना है, उनसे चीज़ों को जी समझना है, किताब ले लेनी है, असाइनमेंट्स ले लेनी है, क्विजेज ले लेनी है। आप जी जी असाइनमेंट मिलके कर सकते हैं, इसमें कोई जी जी हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन होना है और ये चीज़ें आपने सीखनी है, अगर आप सीखेंगे जी जी तो आगे आपके लिए अच्छी होगी, काम आएगा। आप इस नॉलेज को किसी और को भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ओके। जी सर। मोहम्मद, जी मोहम्मद, आप बताइए, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। शाह फैसल, अगर आप कुछ बताना चाहें तो या पूछना चाहें। No, sir. Thank you. तो अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, इसी ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसी की मदद से एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो करेंगे, और उस एग्जांपल में इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो एक छोटा सा काम मुझे ये करना होगा कि मैं इस पेज को अपने पास जो है वो कॉपी कर लूँ। ठीक है? तो इस पेज को मैं अपने पास कॉपी कर रहा हूँ।
अब ये पेज मेरे पास कॉपी हो गया है। अब मैं जो है वो उस एग्जाम्पल की तरफ हम चले जाते हैं। हम पूरी किताब को नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही हम एक एक लाइन करके पढ़ सकेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम छोड़ सकते हैं आसानी से, उनका हमारे जो कंटेंट्स हैं उन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये किताब है, इसमें बहुत सारी कंसेप्ट हैं। अगर आपको ये किताब इंटरेस्ट करे और आप इसको पढ़ें, पढ़ते हुए कोई दुश्वारी हो तो आप मुझसे डिस्कस करें, और जो अपनी क्लासमेट्स हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए ये किताब बहुत अच्छी किताब है, और इसके जो है वो काफ़ी चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी भी है और की भी। अच्छा, इस पे पहले हम इस क्वेश्चन को, जो इसकी एग्जांपल है, इसको समझना चाहेंगे। थोड़ा इसको मैं बड़ा करना चाहूँगा ताकि ये स्क्रीन पे हमारे पास जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। पहले इसको हम समझेंगे। ये एग्जांपल ये कह रही है कि यूजिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 3.13, जो अभी हमने, जो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ग्राफ को कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ पढ़ के आए थे। ये ग्राफ भी कहलाता है, ये कर्व भी कहलाता है। कर्व आमतौर पे जब आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जो उसमें करेक्टरिस्टिक की बात होती है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा वी आई कर्व को शो करता है, जिसमें के जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस की तरफ और करंट जो है वो हमेशा वाई एक्सिस की तरफ शो। लेकिन फिर भी जब भी आप किसी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसके एक्स एक्सिस यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है, उसके जरूर देख लेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वहां पे लेबल की गई, ठीक है। ग्राफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको समझना जरूरी होता है। ओके, तो डिटरमिन आईसी यानी कलेक्टर करंट मालूम कीजिए, जबकि जो गिवन है हमारे पास वो है बेस करंट गिवन है और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज गिवन। आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ये बहुत आसानी से मालूम किया जा सकता है अगर हम किसी एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को एक अच्छे अंदाज में स्टडी करें और उसका जो खास तौर पे जो पूछा गया है उसके बारे में जानें। इसमें हमें आईसी मालूम करना है, तो हमें लिख लेना चाहिए कि आईसी मालूम करना है हमें, और साथ साथ हमें जो गिवन है वो भी हम लिख सकते हैं कि आई बी की वैल्यू गिवन है। इसी तरीके से जो है वो बी सी ई की वैल्यू जो है वो गिवन, और हमें पता होना चाहिए कि आई सी से मुराद कलेक्टर करंट है, आई बी से मुराद बेस करंट है, और वी सी ई से मुराद जो पोटेंशियल डिफरेंस है कलेक्टर और एमिटर जो टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान। क्योंकि ये पहली एग्जांपल है, मैं चाहूंगा इस चीज को मैं आपके लिए थोड़ा सा आसानी से बना के बता, ठीक है। पहली एग्जांपल करने का फायदा ये होगा कि फिर हमें नेक्स्ट जो एग्जांपल्स होंगी उनमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं इस जो ट्रांजिस्टर है उसको मैंने बना लिया, फिर उसमें मैंने बताया कि यहाँ जो है इसके बेस करंट होगी और ये बेस करंट जो है इसकी वैल्यू जो है वो गिवन। तो मैंने यहाँ आई बी लिख दिया कि ये आई बी है और बेस करंट है, और इसकी वैल्यू देखिए माइक्रो एम्पेयर्स में दी हुई है, 30 माइक्रो एम्पेयर्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिट्स जो है ये आपकी हेल्प करते हैं और आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। यूनिट्स जो है ये हमारे पास जब हमने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ना शुरू किया था तो यूनिट्स जो है वो उस वक्त से ये हमारे साथ चल रहे हैं, इसलिए ये जो है ये हमारे साथ चलते रहे। इसके बाद वोल्टेज है, तो ये हमारे पास जो है वो कलेक्टर है और एमिटर है। हम जानते हैं कि इसमें जो एमिटर है उसकी तरफ एरो बार की तरफ निकला हुआ होता है। ये उस वक्त हमने जो है वो जाना था जब हम इसका सिंबल पढ़ रहे थे, और इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट्स दिए हुए हैं। अच्छा, 10 वोल्ट्स पॉजिटिव में दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो पोलैरिटीज है वो सेम रहेंगी जो हमने एक्चुअल सर्किट में देखी थी, तो शुरू में हम जाने। अब हमने डायग्राम बना ली तो हमारी समझ में ये चीज़ आ गई कि ये किस किस जगह पे ये क्वांटिटीज जो है ये होंगी, कहाँ कहाँ ये अपीयर होगी, और साथ साथ हमको ये पता चल गया कि इसमें से गुजरने वाली जो करंट आईसी है वो हमसे पूछा गया है कि ये आईसी जो है ना ये आप मालूम करें
हमें ये कहा गया है कि ग्राफ मेथड से मालूम करें। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ग्राफ है, तो कैरेक्टरिस्टिक या ग्राफ मेथड से इसको मालूम करें। तो हमने दो वैल्यूज जो है वो लिखनी, 30 माइक्रो एम्पेयर और इसके साथ साथ 10 वोल्ट्स। अब हम चले जाते हैं उस ग्राफ के ऊपर और ग्राफ के ऊपर जाके देखते हैं कि कौन सा ग्राफ इससे रेलिवेंट है जिससे हमें ये वैल्यू नजर यानी मिलेगी, और फिर हम कैसे उस वैल्यू को ढूंढें। तो ये चीज़, इस प्रोसीजर को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है वो मेरे साथ। इसमें अगर आप देखें सामने ग्राफ में, तो IC जहाँ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यही हमने फाइंड करना है, तो IC हमें जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि IC मालूम करने के लिए कोई एक ऐसा कट हमें इस लाइन पे लगाना पड़ेगा जो कि हमें हमारा रिजल्ट जो है वो बताए। लेकिन उसके लिए जो हमें गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। BCE गिवन है। BCE का मतलब ये है कि हम निशान लगा सकते हैं, ये BCE की वैल्यू जो है ये हमें गिवन है 10 वोल्ट। तो हम यहाँ पे छोटा सा एक निशान लगा सकते हैं कि ये वैल्यू जो 10 वोल्ट है ये हमें गिवन, यहाँ हमने एक छोटा सा निशान लगाया। इसके बाद हमें गिवन है IB की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पेयर्स गिवन है। 30 माइक्रो एम्पेयर्स IB की लाइन ये चल रही है, ये IB की लाइन है। इसमें अगर आप देखें तो 30 माइक्रो एम्पेयर्स हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो हमने ग्राफ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि किस जगह पे जो है वो वैल्यूज जो है वो लेबल की गई है, जहाँ वो उनको लिखा गया है। ठीक है, ये चूंकि लाइंस हैं, ग्राफ लाइंस होती हैं, और लाइन जो है उनको एक जगह पे जो है वो लेबल करना पड़ता है। जिस तरह आप गूगल पे मालूम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्शंस मालूम करते हैं, तो नीचे एक बेस मैप आ जाता है, और मैप के ऊपर फिर लाइंस आती हैं, और लाइंस के ऊपर फिर लेबल लिखे हुए आते हैं। और लेबल्स तो गूगल जब भी आप ओपन करते हैं गूगल मैप, तो आपको लेबल ही नजर आते हैं प्राइमरी, और ग्राफ नजर आता है। अगर आप लेबल हटा देंगे तो वो ग्राफ जो है ना वो बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए देखिए लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेबल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ग्राफ खुद से बनाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको स्केल की भी जरूरत पड़ती है, आप उसमें जो है वो यूनिट्स भी सुटेबल अप्रोप्रिएट चूज करते हैं। तो अब हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं, और हमने क्या किया, अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया। तो सबसे पहले वोल्टेज के ऊपर एक लाइन लगा दें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वोल्टेज जो है ये एक वोल्टेज की लाइन। इस पूरी लाइन के ऊपर जो वोल्टेज है CE वो 10 वोल्ट है। अगर हम चाहे तो इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये BCE की वैल्यू यहाँ पे 10 वोल्ट है, और ये लाइन उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये लाइन जो है ये कट करेगी उस 30 माइक्रो एम्पेयर वाली लाइन को। जहां वो लाइन कट करेगी उससे हमें क्या करना होगा, उससे हमें एक लाइन खींचनी होगी जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये कट करेगी IC पे, और IC पे ये उस जगह से कट करेगी जो कि हमारा आंसर है। और उस आंसर को समझना पड़ेगा कि 3 के बाद फिर आगे 5 तक जाते हुए 5 यूनिट है, तो हर जो बॉक्स है वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहूँ तो 3.4 मिली एम्पेयर्स जो है ये मैं आंसर के तौर पे। ऑब्वियसली अगर मेरे पास ग्राफ थोड़ा सा और मेरे पास स्केल हो और एक अच्छा क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं पेपर पे ये बना हुआ हो, तो मैं ज़्यादा एक्यूरेटली इसको मेजर कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशंस दी हुई होती हैं, और उन मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से हम मालूम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी समझ में ये चीज़ आ गई है? अगर नहीं आई तो आप कोई सवाल पूछें। ओके, मैं फिर ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में ये चीज़ आ गई है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। मैं ये मिटाना चाहता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें मिट जाए, और हमने 3.4 मिली एम्पेयर जो है आंसर वो निकाला। सिर्फ इतना याद रख लेते हैं कि 3.4 मिली एम्पेयर हमने आंसर दिया। अभी मुझे इस ग्राफ की ज़रूरत है, मैं अब जाऊँगा यहाँ पे देखने के लिए। तो आप देखिए कि इसने जो आंसर निकाला है वो भी 3.4 मिली एम्पेयर है। इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे आंसर जो है वो मैच हो गए। अब चले, ये तो खुशी की बात है,
जब आप इसको अपने खुद से वर्कआउट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे अंदाज में और मोटिवेटेड होकर करेंगे, क्योंकि ये एक वैल्यू आपने मालूम कर ली। अब इसका बी पार्ट भी है, अब बी पार्ट भी करते हैं हम। बी पार्ट में भी उसी स्टिक्स को यूज करना है और उसके बाद आईसी को ही मालूम करना है, लेकिन इसमें वैल्यूज जो दी गई है वो आईबी की बजाय वीबीई दी गई है 0.7 और इसी तरीके से वीसीई की वैल्यू दी गई है 15 वोल्ट्स। तो ये वैल्यू जो है ये अब हमें पता चल गई और अब हम इनको ग्राफ पे देखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कि जो वैल्यू दी हुई थी वो दी हुई थी 0.7 वोल्ट्स और इसी तरीके से वीसीई दी गई थी 15 और हमें कहा गया कि आईसी जो है वो मालूम कर ले कि आईसी जो है वो क्या है। अब इस क्वेश्चन में चूंकि हमने मालूम तो आईसी ही करना है और उसका हमें पता है कि आईसी कहाँ है, वीसीई का भी हमें पता चल गया कि वीसीई कहाँ है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट पे हमने एक छोटा सा निशान लगा दिया। लेकिन वीबीई 0.7 वोल्ट इस जगह पे, यानी ये इस जगह पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमने दोनों ग्राफ्स का यूज करना है। अच्छा, क्या चीज हमें यहाँ मालूम होनी चाहिए जिससे हम वो करंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, आईबी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि इस ग्राफ को की मदद से हम आईसी मालूम कर सकेंगे। इस ग्राफ में तो आईसी है ही नहीं मालूम कर सकेंगे। लेकिन जो वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए वो है आईबी की वैल्यू। तो आईबी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें यहाँ 0.7 वोल्ट पे एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये लाइन जहाँ इसको कट करेगी वहां हम अगर यहाँ से अगर हम मिला दें इसको, तो ये तकरीबन 20 मिली एम्पेयर्स के ऊपर कट कर रही है। यानी जो आई बी की वैल्यू है ये तकरीबन 20, बल्कि माइक्रो कहना चाहिए, माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि इसके यूनिट्स अगर आप देखें, क्योंकि यूनिट मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट माइक्रो एम्पेयर्स में है। तो 20 माइक्रो एम्पेयर्स हमें आई बी की वैल्यू मालूम हो गई और 20 माइक्रो एम्पेयर्स का मतलब है अगर हम यहाँ चले जाएं तो ये वाली लाइन जो है ये इसको रिप्रेजेंट करेगी 20 माइक्रो एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे 15 वोल्ट से और वो जहाँ से कट करेगी उस कट को हम मिला देंगे बिल्कुल सामने स्ट्रेट, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इत्तेफाक की बात ये तकरीबन ये मिडल में है, तो मैं रफली आंसर लिख सकता हूँ 2.5 मिली एम्पेयर। 2.5 मिलियन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को दोबारा से हम देखना चाहेंगे। इस क्वेश्चन में जो दी गई वैल्यूज थी वो वीबीई और वीसीई दिया गया था और हमें कहा गया था कि आईसी को मालूम कीजिए और हमने ग्राफ में जाके देखा कि कैसे हम इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि जो वीबीई है वो इस ग्राफ पे मौजूद है, वीसीई इस ग्राफ पे मौजूद है और आईसीबीसी ग्राफ पे मौजूद है। तो हमने ये जाना कि किसी तरीके से हम आईबी मालूम कर रहे हैं, तो आईबी से फिर हम जो है वो आईसी मालूम कर सकते हैं। तो ये इस सवाल में हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे, यानी 2 ग्राफ यूज करने हैं। तो एक ग्राफ से जो वैल्यू आएगी वो दूसरे ग्राफ में यूज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़ा मेहनत से और थोड़ा एक्यूरेटली इसको करना चाहेंगे तो हमारा आंसर जो है वो करीब करीब होगा। अब हम आंसर जो है वो किताब में देख लेते हैं कि वो क्या है। ओके, किताब में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो 2.5 मिली एम्पेयर्स है और इत्तेफाक की बात ये कि हमने भी यही आंसर निकाला था और आईबी जो था वो हमने 20 माइक्रो एम्पेयर निकाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर क्लोज टू द आंसर ऑफ द बुक। जो बुक का आंसर है उसके हम तकरीबन करीब करीब। स्टूडेंट्स अगर यहाँ आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। हमने एग्जाम्पल 2 की है इस चैप्टर की और हमने बहुत आराम से और तमाम स्टेप्स के साथ कोशिश किया है कि किया जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसको जरूर किताब से भी पढ़ें और करें। जी स्टूडेंट्स, मुबशर पहले आप बताइए। नो सर, क्लियर है।
समझ में आ रहा है आपको? जी बेटा, आप और जी सर। स्टूडेंट बताना चाहेगा जिसकी समझ में आ गया? जी फरहान, आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? सर अभी बस कोशिश कर रहा हूँ समझने की, कुछ चीजें हैं मिसिंग, वो इंशाल्लाह फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने के बाद जो है ना थोड़ा सा क्लियर होंगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ आपके जहन में जो है वो वाजे कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि बेटा मार्क्स अर्न करने पड़ते हैं। मेहनत से की हुई चीज़ जो है वो हमेशा मतलब अच्छा लगता है जब इंसान मेहनत किसी चीज़ में करता है और मेहनत से वो उसको समझ के और फिर उसके आगे बढ़ता है, तो ये जी अच्छी चीज़ है। मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो है और बाकी स्टूडेंट्स भी वो जरूर मेहनत करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई ऐसी दूसरी दफ़ा पढ़े, अपने साथियों से मिलके करें, टीचर से अलग से टाइम लेके करें। सर जी एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ, मैंने कर लिया है जी सर। और आगे मुझे करना है। ठीक है फरहान, मोहम्मद आप बताइए बेटा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, शाह फैसल आप? नो सर, क्लियर है। ओके थैंक यू। शाह फैसल आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? नो सर, थैंक यू। ओके, तो स्टूडेंट हम अब यहाँ पे एक तकरीबन 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। आप मेरे मैसेज का वेट कीजिए, फिर हम इंशाल्लाह ताला दूसरा सेशन जो है वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम जो है वो इसके बाद जो एक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग, जिसमें रजिस्टर्स भी होंगे, उसको एक अच्छे अंदाज में सीख लें। और चूंकि वो बेसिस है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, पानी वगैरह पी लें, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह स्टार्ट सर करें। रोजा रखा हुआ है आज। अच्छा, आज के दिन में आपने रोजा रखा है? चले भाई, सर आज 11 को, 11 अल्लाह को भी ताला, रखते हैं ना सर। ठीक है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आमीन आमीन। आपका रोजा जो है वो बिल्कुल, कल हमने भी रखा था और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे अच्छे काम करने की। ओके, मौसम अच्छा है ना सर, पता भी नहीं चल रहा है, मतलब हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह 10 पाक ने मिनट के तौफीक दी है। बाद, 10-15 मिनट के जी बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। ओके जी बेटा, सर, अल्लाह ओके।